हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पर ये मेरा 21st लेक्चर है और गॉस थ्योरम पे थर्ड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराया था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। तो आज का ये पहला क्वेश्चन जो है आपको प्लीज लिखना है। प्लीज क्वेश्चन लिखिए। अ hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in 3-dimensional coordinate system as shown in figure. The electric field in the region is given by vector E is equal to 50xi cap I, where E is in Newton per coulomb and x is in meter। दोनों SI सिस्टम में क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड नंबर वन द नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, एंड नंबर टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। तो पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं है। उस पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो क्लोज एरिया था वो एक क्यूब था और इस बार क्यूब की सिलेंडर दे दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि आपने क्यूब का क्वेश्चन कर लिया और सपोज सिलेंड्रिकल कोई चीज आ जाए तो आपको ना बने, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो प्लीज नोट कीजिए सब लोग क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर आप नहीं लिख पाए बेटे लोग तो इस क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए क्वेश्चन को। प्रीवियस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टेक्निकली आप देखोगे तो बेटे लोग कोई फर्क नहीं है। बस फर्क ये है कि उस क्वेश्चन में जो क्लोज सरफेस था वो एक क्यूब था, यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो क्वेश्चन में दिया सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर दिया हुआ है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसकी लोकेशन जो है x इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगी और इस सरफेस की लोकेशन x इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ भी 1 मीटर, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। तो मान लीजिए ये सरफेस अगर S1 है और ये सरफेस S2 है, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों सरफेसेस जो हैं क्रॉस सेक्शन एक दोनों इक्वल है, विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 25 में 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 50x कैप आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 50x है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 50x होगा। ठीक है, यहाँ x मतलब ये x पर डिपेंड करता है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। तो हम लोग दोनों चीजें निकालते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है भाई, तो ये अपने दिया है कि आप लिख सकते हैं या आप देख लो फिर लिख लेना बेटा। नाउ अब हम लोग करेंगे फॉर द फर्स्ट फेस, फॉर द फर्स्ट सरफेस S1, फर्स्ट सरफेस S1 के हम निकालेंगे। अगर सॉल्व करें फॉर द फर्स्ट सरफेस S1 लोग सॉल्व करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी है टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस और S1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्सिक्वेंटली θ1 इक्वल टू 180 होगा। जबकि इस सरफेस S2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर फिर से आउटवर्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अनचेंज्ड है, इसलिए θ2 की वैल्यू 0 होगी। तो अभी हम लोग फर्स्ट फेज पर निकालेंगे। पहले हम लोग निकालते हैं कि फर्स्ट फेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होने वाला 50x, एक्चुअली x1, और फर्स्ट फेज पे x1 की वैल्यू जो है वो है 1, तो देखो ये इसकी वैल्यू 50 आ गई। अगर आपको यूनिट लिखनी तो लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम में। नाउ फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, तो φ1 इक्वल टू आएगा आपका E1 S1 cos थीटा, यानी कि cos 180, क्योंकि यहाँ पे θ1 की वैल्यू 180 है। E1 की वैल्यू है बेटा 50, S1 इक्वल टू आपने लिख दिया 25 into 10 की पावर -4 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। देयरफॉर φ1 की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा 50 into 25 is 125 1250 into 10 की पावर -4
यानी कि 0.1250 और 125 योर यूनिट। यूनिट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पहले फ्लक्स। अब ये पहले फ्लक्स का सरफेस, पहले सरफेस का फ्लक्स आया बेटा, अगर दूसरे सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं हम लोग, फॉर दी सेकेंड सरफेस, फॉर दी सेकेंड सरफेस S2, सेकेंड सरफेस के लिए हम phi2 की वैल्यू निकालेंगे तो E2 सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 इक्वल टू 50, यहाँ पर X2 आएगा, ये हो गया 50 और X2 के प्लेस में यहाँ पर फिर से हो गया 25, सॉरी X2 की वजह यहाँ पे 2 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 100। नाउ हम लोग यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे phi2 तो phi2 इक्वल टू E2 S2 cos 0, क्योंकि सेकेंड फेज में E2 S2 सेम डायरेक्शंस में हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो E2 की वैल्यू अपने निकाली 100, S2 कितनी बार के सेम 25 इंटू 10⁻⁴ और cos 180 की वैल्यू होती है -1। देयरफॉर phi2 इक्वल टू सॉल्व करेंगे लोग तो phi2 की वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2500 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 0.2500 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। नाउ हमको निकालना है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा नाउ टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ये हम लोग निकाल सकते हैं नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स जो होगा बेटा phi इज इक्वल टू होगा phi1 प्लस phi2, यानी कि हो गया पास phi इज इक्वल टू हो गया, सॉल्व करने को हो गया 1.25, एक्चुअली नेगेटिव साइन हो जाएगा इसका, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ पे जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो phi1 की वैल्यू है -0.1250 प्लस 25.2 0.2500 and that is equal to their पास 0.1250 यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। प्लीज नोट करें इसको। जल्दी जल्दी नोट करना बच्चों को। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा चार्ज इनक्लोज, जो बहुत ही आसान है हमको निकालना है। चार्ज इनक्लोज बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसम बोलते हैं phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सो आप लिख सकते हो q इक्वल टू होगा phi एप्सिलॉन 0। अगर हम लोग q की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो q की वैल्यू आएगी, phi की वैल्यू हमने निकाली, फ्लक्स की वैल्यू निकाली, इट इज 0.125 0 इंटू 125 चलेगा इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। आप देखना इसकी वैल्यू 1/8 होती है, फिर चेक कर सकते हैं। q इक्वल टू क्या 1/8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 और therefore q इक्वल टू जाएगा 1.16 टाइम्स 50 हो जाएगा 6 टाइम्स इंटू 10⁻12 ये आंसर। नोट करें इसको प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बेटा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज
the positive x direction. For the positive x, the uniform with the same magnitude but negative x direction for the negative x. पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव डायरेक्शन है. इट इज गिवन दैट वेक्टर E इज इक्वल टू 200 कैप आई न्यूटन पर कूलम फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड E इज इक्वल टू माइनस 200 कैप आई न्यूटन पर कूलम फॉर x इज लेस देन 0. राइट सर्कुलर सिलेंडर of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center and the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x equal to 10 centimeter plus 10 centimeter and the other is at x equal to minus 10 centimeter. हमको फाइंड क्या करना है? नंबर वन, what is the net output flux through the each flat face? B, what is the flux through the side of the cylinder, यानी कि कर्व सरफेस से लिंक्ड है. और सी पार्ट है उसके बाद व्हाट इज द नेट आउटपुट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड डी इज व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, प्लीज इसको नोट कीजिए. जो बच्चे नहीं लिख पाए उसको पॉज करके लिखिए बेटा. देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो फर्क है वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन थी, वो टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस थी. पर आप देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस एक्स की डायरेक्शन में है, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस 200 कैप आई अगर एक्स लेस देन 0 है. आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे इसी वजह से पिछली बार और इस क्वेश्चन में जो फर्क आएगा कि आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे फर्स्ट फेज में E1 और S1 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में थे और θ1 इक्वल टू 180 था जबकि θ2 इक्वल टू 0 था. पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि प्लस एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस एक्स की डायरेक्शंस में और माइनस एक कोऑर्डिनेट की इलेक्ट्रिक डायरेक्शंस के अपोजिट है. कॉन्सिक्वेंटली दोनों फेजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो हैं वो सेम आने वाले, इक्वल आने वाले हैं. ये आपको ध्यान रखना. पिछली बार φ1 नेगेटिव आया था, φ2 पॉजिटिव आया था. इस बार दोनों के फ्लक्स पॉजिटिव आने वाले हैं और इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे θ1 और θ2 दोनों 0 आने वाले हैं. θ2 यहाँ पर 0 है, आपको ध्यान रखना. रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड नहीं करा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स्ड है 200. ध्यान रखना दोनों केसेस के लिए. और जहां तक एरिया की बात है तो पिछली बार एरिया फिक्स था, पर इस बार हम लोग को एरिया सरफेस एरिया निकालेंगे. मान जिसको हम लोग S1 मान लें और उसको S2, तो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू इस बार यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू जो भी अगर देखना तो देख सकते हो 3.14 और R जो है वो दिया 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर इज 25 and 10 to minus 2 का होल स्क्वायर इज 10 to minus 4 मीटर स्क्वायर. ये सॉरी 3.14 है. तो इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 3.14 into 5 स्क्वायर इज 25 into 10 to minus 4 मीटर स्क्वायर. इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग. सॉल्व कीजिए भाई इसको. 3.14 into 25 4 जब 100, ये हो गया 10, 25 100 25 प्लस 35, 35 का 5 कैरी 3 हो गया, 25 से 75 78, तो ये हो गया 78.5. यानी S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू आ गया आपका 78.5 into 10 to minus 4 मीटर स्क्वायर. प्लीज नोट करें ये सरफेस एरिया है. नाउ अब हम लोग इसके बात करते हैं फर्स्ट फेज की. तो हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस S1 के लिए अगर इसका फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, φ1 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास E1 S1 cos θ1. E1 इज 200, S1 हमने निकाला 78.5 into 10 to minus 4 in cos θ1 मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होगी and therefore φ1 इक्वल सॉल्व करने पे आपको मिलेगा कितना, देखते हैं भाई. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 into 78.4 78.5.
इसके 2 जीरो को यहाँ एडजस्ट कर दिए तो 10⁻² हो गया, 78.5 इंटू 2, ये हो गया आपका 0, 16 एंड 17 कैरी 1, 14, 115, 157, तो ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा 157 इंटू 10⁻², यानी कि 1.57, तो 5 इक्वल टू 1.57, और यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम, फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आया आपका फर्स्ट फेज का फ्लक्स आया। इन सेम मैनर डेफिनेटली सेकेंड फेज का फ्लक्स भी सेम आने वाला है, और हम उसको करेंगे इसके बाद फॉर द सेकेंड सरफेस S2, फॉर द सेकेंड सरफेस S2, तो आप देखेंगे φ2 इक्वल टू सेकेंड फेज का सरफेस φ2 इक्वल टू होगा बेटा E2 S2 cos θ2, E2 is again 200, S2 is again 78.5 into 10⁻⁴, and cos θ2 is again cos 0, and cos 0 is equal to 1, and therefore φ2 value same आएगी बेटा again 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ना अगर हम लोग निकालेंगे, ये हो गया भाई पहले फर्स्ट का, ये आंसर है एक्चुअली। इन्होंने यही पूछा फर्स्ट वाले में, क्या पूछा व्हाट इज द नेट ऑफ ईच फ्लैट फेस, तो ये आंसर है फर्स्ट फेस का, ये आंसर 1 हो गया बेटा, और ये आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ए और बी के आंसर हम लोग ने निकाल लिए। सी पार्ट को पढ़िए, क्या दिया नोट कीजिए प्लीज बच्चे लोग। पार्ट सी में उन्होंने साइड के बारे में पूछा, साइड में मेरे ख्याल से कर्व सरफेस के बारे में उन्होंने पूछा है, तो कर्व सरफेस में फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा, वो मैं कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम तो बना चुके ना बेटे लोग, नहीं बनाया था जिन्होंने पॉज करके बनाई है। सी पार्ट का जो आंसर है वो ये कि देखिए कर्व सरफेस पे या साइड पे कोई भी आप एरिया एलिमेंट लेंगे तो ये वेक्टर ds होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अगर आप यहाँ भी बनाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वेक्टर ds ऐसे होगा बेटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और देयरफॉर इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इसलिए फ्लक्स 0 होगा, तो हम सकते हैं फ्लक्स थ्रू साइड, फ्लक्स थ्रू आई थिंक साइड मतलब कर्व सरफेस ही है भाई, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जो है वो फाई इज इक्वल टू होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू होता है ई एस cos 90, cos 90 0 होता है, देखो फाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये आंसर है, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट करें। हो गया सबका, ये वाला पार्ट हो गया भाई सबका, मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है भाई। प्लीज नोट करें सब लोग जल्दी, जिनका नहीं हुआ है तो नोट करें। जिनका नहीं हुआ वो लोग पॉज करके लिखिए बेटा। देखिए इसका सी पार्ट उन्होंने बोला है नेट फ्लक्स, सी पार्ट इज नेट फ्लक्स, और नेट फ्लक्स हम निकालेंगे, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स होगा डेफिनेटली नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा फाई 1 प्लस फाई 2 इज इक्वल टू 1.57 प्लस 1.57 इज इक्वल टू 3.14, सो नेट फ्लक्स इज 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इज द आंसर। इस नोट करें इसको। और इसका जो लास्ट पार्ट बी पार्ट है वो भी हम लोग लिखते हैं, और उसको लिखते हैं नेट पार्ट की व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, नेट चार्ज इनको निकालना है हमको, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन 0, सो q इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू हमको मालूम है, हमने निकाली है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻²। उसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं करके बताता हूँ। 8.85 इंटू 3.14, 4 से मल्टीप्लाई किया हमने भाई, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 34 3 4 8 जा 32 32 प्लस 3 35, फिर उसके बाद 5 8 8
उसके बाद 3 5 × 15 कैरी 1, 3 × 24 and 25 कैरी 2, 24 and 26, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 18 16 17, 8 and 8 16 plus 1 17, 17 plus कैरी 1 17, तो आपका Q इक्वल टू आई थिंक आ गया Q इक्वल टू 2 और 2 4, 2 और 2 4 27.78, राउंड ऑफ कर दिया तो 8 हो गया भैया, इंटू 10 की पावर -12, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ी भी हो सकती है भैया, देख लेना, आप लोग कुछ करना, ये कूलम चार्ज आ गया और वी कैन से Q इक्वल टू 27.8 पीको कूलम इज द आंसर। प्लीज नोट करें क्वेश्चन, नोट करें, सॉल्व करें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा डिफरेंट तो है ये क्वेश्चन से। जिन बच्चों का नहीं हुआ उसको पॉज करके लिखिए भाई। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आजकल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस पर बेस कर सकते हैं बहुत ही आसान से। ये सारे क्वेश्चन आपको गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपकी क्या समझ है वो भी कंफर्म करेगा, वो भी बताएगा। तो अब मल्टीपल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम out through a surface vector S is equal to 10J kept in the electrostatic field vector E is equal to 2I plus 4J plus 3K। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत आसान है, बहुत ऐसे हम लोग ओरली आप सुन लीजिए, आपको सॉल्व करना है। फाई इक्वल टू होता है E डॉट S, आपको डॉट प्रोडक्ट डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बनना चाहिए, जिसमें हम लोग J से J, I से I, J से J और K से K मल्टीप्लाई करते हैं। आई एम श्योर सबको याद होगा, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J, K डॉट K 1 होता है, I डॉट J, J डॉट K डॉट K 0 होता है। जब हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम लोग I का I से, J से J का, K से K का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पर वेक्टर S में केवल J का कोफिशिएंट है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो E डॉट S जब हम निकालेंगे, क्योंकि फाई इक्वल टू E डॉट S है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10 दैट इज 40, सो द आंसर इज 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपने फ्रेंड्स लोग से डिस्कस कीजिए या फोन लगाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेटा। इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर E इज इक्वल टू 8I plus 4J plus 3K। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट इन XY प्लेन इज। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट जो कि XY प्लेन में है, वो हमको निकालना है। आप सब लोग को मालूम होना चाहिए किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो होता है उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये 100 यूनिट का सरफेस एरिया XY प्लेन में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर X की एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि अलोंग दी Z एक्सेस होगी। इसीलिए वेक्टर S इज इक्वल टू 100K होगा। K मतलब यूनिट वेक्टर K, तो वेक्टर S इज इक्वल टू 100K। आई रिपीट, वेक्टर S इज इक्वल टू एरिया वेक्टर S इक्वल टू 100K होगा, और फाई इज इक्वल टू E डॉट S होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ K के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वेक्टर S में केवल K का कोफिशिएंट है। और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 100 इज 300। द आंसर इज 300 यूनिट। The next question is, the third question is, a charge capital Q is placed at the corner of a cube. The electric flux through all the 6 faces of the cube is। देखिए ये इमेजिन करो कि हमारे पास एक क्यूब है, मान लीजिए इसका साइड A है या X है या L है, जो भी उसकी लेंथ है। एक क्यूब है हमारे पास, उस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज Q रखा हुआ है और हमको इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो चार्ज इनक्लोज क्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो आप इमेजिन करो अ क्यूब ऑफ साइड ऑफ लेंथ ट्वाइस ऑफ द गिवन क्यूब, यानी कि अगर गिवन क्यूब का साइड A है तो आप एक ऐसे क्यूब की इमेजिनेशन करो जिसका साइड का लेंथ 2A है। तो इमेजिन ए क्यूब ऑफ
साइड ऑफ लेंथ 2a। इस बड़े इमेजिनरी क्यूब को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 4 छोटे क्यूब ऊपर होंगे, 4 छोटे क्यूब नीचे होंगे, और गिवन क्यूब जो है वो वन ऑफ दी 8 आइडेंटिकल क्यूब्स होगा। तो उस बड़े क्यूब के जो बड़ा क्यूब हमने इमेजिन किया है, गॉस थ्योरम के जो गिवन चार्ज क्यूब होगा उस बड़े क्यूब के सेंटर पर होगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग उस बड़े इमेजिनरी क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा, और अगर आप एक छोटे क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली द फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ द Q upon epsilon 0, that is Q upon 8 epsilon 0. So the option C is correct. The next question is the electric charges are distributed in a small volume. The electric flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 centimeter surrounding the total charge is 25 volt per meter. Then the flux over a concentric sphere of radius 100 centimeter will be. Options हैं 2.5, 250, 0.25 एंड 25 वोल्ट पर मीटर। देखिए ये क्वेश्चन भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को करने की हैबिट डालिए। इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए तो आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस के एरिया पे, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला जो स्फेरिकल सरफेस है, जो स्फीयर है, वो 10 सेंटीमीटर का है, तो उसका फ्लक्स 25 वोल्ट पर मीटर है। और दूसरा स्फीयर जो है वो बड़ा है, उसका रेडियस 10 टाइम्स ज़्यादा है। ऑब्वियस है कि वो बड़ा स्फीयर होगा, तो भी चार्ज इनकोर्स तो वही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनचेंज रहेगा, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, क्लोज सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो एरिया अगर बड़ा भी हो जाएगा तो भी फ्लक्स अनचेंज रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। देयरफॉर द आंसर इज डी, 25 वोल्ट पर मीटर। प्लीज नोट करें, आई होप आपको बन रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटे लोग, प्लीज नोट कीजिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए हेमिस्फीयर सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R placed in a uniform electric field of intensity E parallel to the axis of the circular plane। तो हमको इसका फ्लक्स निकालना है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए हेमिस्फेरिकल सरफेस जिसका सर्कुलर प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्लीज क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ बोर्ड बॉक्स से। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए। वैसे जिनके पास वर्कशीट है या जिनके पास PDF फाइल है वो उससे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। पेज नंबर 29-30 पर ये क्वेश्चन है, प्लीज़ देखिए बेटे लोग। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो आप उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल होगा। तो वो हेमिस्फीयर से जो आउटगोइंग फ्लक्स है उस सर्कुलर प्लेन से इनकमिंग फ्लक्स के इक्वल होगा। तो हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हेमिस्फीयर की जो स्फेरिकल सरफेस है उसके डिफरेंट पार्ट्स में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे कि सर्कुलर प्लेन के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। कॉन्सिक्वेंटली वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्कुलर प्लेन का होगा ES cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फाई इज इक्वल टू गया E इंटू एस। ES cos 0 1 हो गया ES, और सर्कुलर प्लेन का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन हो गया फ्लक्स इज इक्वल टू गया E इंटू पाई R स्क्वायर। देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। The next simple MCQ question is the flux entering and leaving a closed surface are 5 into 10 to 5 and 4 into 10 to 5 MKS unit respectively. Then the charge inside the surface will be, the options are, ये given है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों के क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में अगर आपको याद, उसको करने का तरीका ये है कि हम जानते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग या एंटरिंग फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि क्लोज सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स होगा
तो वो होगा 5 1 + 5 2, दैट इज -5 इंटू 10⁵ प्लस 4 इंटू 10⁻⁵। इनमें से 10 की पावर 5 को आप कॉमन ले लो, तो फाइनल आपका फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू -10⁻⁵ आएगा। और आपको ध्यान रखें कि हम लोग निकालते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, देयरफॉर क्यू इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको लिखा के समझाता हूँ। जिन लोग नहीं लिखा वो क्वेश्चन को पॉज करके लिखिए। तो देखिए बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो 5 इंटू 10⁵ जो वो इनकमिंग फ्लक्स है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिए हैं, और 4 इंटू 10⁵ आउटगोइंग फ्लक्स है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लिए हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाला 5 इक्वल टू 5 इंटू 5 2, तो ये सॉल्व करने पे 10⁻⁵ यूनिट आएगा। नाउ 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, देयरफॉर क्यू इक्वल टू 5 एप्सिलॉन जीरो, और 5 की वैल्यू -10 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करने +5 -12 पावर 7 आएगी। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है आपके पास बेटा, ये भी एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 इंटू 10⁻⁶ कूलम मीटर इज इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन। The total charge of a dipole is zero because a dipole is a pair of two equal and opposite charges plus q and minus q, इसलिए डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। और अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा है तो उस क्लोज सरफेस का चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, देयरफॉर फ्लक्स भी जीरो होगा। फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो है, अगर क्यू जीरो है तो डेफिनेटली फाई इक्वल टू भी जीरो होगा। सो द आंसर ए इज करेक्ट। अब इतने सारे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन कर लिए, तो एक थोड़ा हम ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन आप प्लीज़ पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उसका सोल्यूशन बताते हैं। द क्वेश्चन इज अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in xy plane with its center -a/2 0 0. A rod of length carrying a uniformly distributed charge 8c is placed on the x-axis from x equal to a/4 to x equal to 5a/4. 2 point charges -7 coulomb and +3 microcoulomb +3 coulomb are placed at a/4 -a/4 0 and -3a/4 3a/4 0 respectively. Consider a cubical surface formed by the six surfaces x is equal to plus minus a/2, y is equal to plus minus a/2, and z is equal to plus minus a/2. The electric flux through this cubical surface is, the options are -2c by epsilon 0, 2c by epsilon 0, 10c by epsilon 0 and 12c by epsilon 0. प्लीज क्वेश्चन को लिखें, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये स्क्वायर नहीं बल्कि ये क्यूब है, और एक ऐसा क्यूब है जिसके सभी फेसेस सेंटर ओरिजिन ओ से a/2 डिस्टेंस पर है। ये इसका a/2 डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, यहाँ पे भी फेस a/2 है, हर फेस a/2 डिस्टेंस पर है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो देखिए कि ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का जो एक एंड है जो आप ध्यान दीजिए वो a/2 पर -a/2 पर इसका सेंटर है, और दूसरा जो इसका सरफेस है वो a/4 पर टच कर रहा है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो
3/4 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सर्कुलर डिस्क है वो आधा इस ट्यूब के अंदर आ रहा है, आधा इस ट्यूब के बाहर आ रहा है। इस सर्कुलर डिस्क का टोटल चार्ज 6c है, इसलिए आधा चार्ज इसके अंदर हो जाएगा। तो क्यूब का जो चार्ज हो गया, चार्ज ड्यू टू सर्कुलर डिस्क जो होगा वो हो गया आपका सर्कुलर डिस्क की वजह से। सर्कुलर डिस्क की वजह से चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब जो होगा वो 6c का आधा, 6c/2 यानी कि 3c के इक्वल हो जाएगा। आ रहा है इसमें स्क्रीन पे आ रहा है, एक मिनट बोर्ड में सर्कुलर डिस्क की वजह से बेटा डिस्क का जो चार्ज है 6c का आधा होता है, 3c हो जाएगा। आगे देखिए, अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका एक एंड a/4 पर है, दूसरा एंड 5a/4 पर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इस रॉड का 1/4 पार्ट, क्योंकि ये एंड a/2 है, इसका 1/4 पार्ट ही इस ट्यूब के अंदर आएगा। ये 0.25a हो गया, ये 0.25a हो गया, ये 0.5a/2 गया, ये 1.25 हो गया। तो आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 0.25 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 0.75a/2 है, यानी ये 1/4 पार्ट है और ये 3/4 पार्ट है। तो इसलिए जो चार्ज इनक्लोज्ड है इस रॉड के टोटल चार्ज का 1/4 इस ट्यूब के अंदर आएगा। कॉन्सिक्वेंटली अगर हम लोग रॉड की वजह से निकालें कि रॉड का कितना चार्ज इस ट्यूब के अंदर है, तो वो टोटल चार्ज 8c का 4 टाइम्स है, दैट इक्वल टू 2c। यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस और दिए हुए हैं और आप उनके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखोगे तो 7c जो चार्ज है वो इस ट्यूब के अंदर